हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो ये वीडियो हमारा जो हम क्लास 9th का साइंस का सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे तो उसी का ये पार्ट 4 वीडियो है। और इससे पहले हमने पार्ट 3 के वीडियो तक इस सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 33 तक सॉल्व कर लिया था, यानी कि हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। तो अगर आपने पार्ट 1, 2 और 3 के वीडियोस को नहीं देखा है तो वो वीडियोस भी आप देख लेना। वो वीडियोस आपको इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में दिख जाएंगी, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 34 और इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 से हमारा सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है और सेक्शन डी में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे आपके 5 मार्क्स के होंगे। तो चलिए अब हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 34 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमसे क्या कहा गया है कि निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखिए, इनमें उपस्थित आयन, धनायन और ऋणायन भी लिखिए। तो यहाँ पर देखिए हमें ये 3 यौगिक दिए गए हैं ए, बी और सी। तो इनके हमें रासायनिक सूत्र लिखने हैं। ठीक है, और फिर इनमें उपस्थित आयन भी हमें बताना है कि किसमें धनायन होगा, किसमें ऋणायन होगा। तो देखिए सबसे पहला हमारा है सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये हमें जैसा कि पता है, ये होता है NaNO3। ठीक है, चलिए मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूं तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, पहला हमें यौगिक दिया गया है सोडियम नाइट्रेट, तो इसका सूत्र हमारा हो जाएगा NaNO3। और इसमें आयन क्या होगा, तो इसमें जो हमारा सोडियम है इसमें होगा धनायन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसको हम इस तरह से प्लस में लिख के दिखाएंगे। और जो ये नाइट्रेट है इसमें ऋणायन होगा, यानी कि माइनस, यानी कि नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो इस तरह से सोडियम नाइट्रेट का ये हमने सूत्र लिख दिया और इसमें कौन कौन से आयन है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, इसके बाद बी में हमें दिया गया है अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट का जो सूत्र है वो हमारा ये हो जाएगा NH4 का ट्वाइस SO4। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा अमोनियम सल्फेट है इसका जो सूत्र है, रासायनिक सूत्र, वो हमारा ये हो जाएगा NH4 का होल ट्वाइस SO4। ठीक है, और इसमें जो आयन है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है, NH4 में धनायन होगा और SO4 2 ये हमारा ऋणायन होगा। ठीक है, इसके बाद जो सी में हमें दिया गया है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड दिया है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का ये हमारा रासायनिक सूत्र हो जाएगा Al2O3। और Al जो है ये हमारा धनायन होगा और जो O है ऑक्साइड वो हमारा ऋणायन होगा। तो इस तरह से ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है इसमें हमें अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि एग्जाम में आपको या तो ये वाला या फिर ये वाला दोनों में से कोई एक करना है। या तो आप ऊपर वाला ये वाला क्वेश्चन करिए या फिर अथवा में जो ये पूरा है इसे आपको करना है। ठीक है, तो मैं आपको ये अथवा वाला क्वेश्चन भी समझा देता हूं ताकि आपको दोनों क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ जाए। तो देखिए अथवा में हमें ए, बी और सी 3 पार्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ए में क्या पूछा है कि आयन क्या होते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर करते हैं हम। तो देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा कि आयन आवेशित कण होते हैं और इन पर ऋण या धन आवेश उपस्थित होता है। तो ये हमने बता दिया कि आयन क्या होता है। फिर हमसे उदाहरण के लिए भी बोला गया था। तो देखिए उदाहरण ये हमने लिख दिया है। सबसे पहले Al3 ये हमारा धनायन है, फिर इसके बाद ये आप देख सकते हैं ये भी धनायन है और ये 2 ऋणायन के हमने उदाहरण दे दिया। तो ये हो गया हमारा ए पार्ट का आंसर कंप्लीट। अब चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं कि उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए बी पार्ट में हमसे पूछा है कि स्थिर अनुपात का नियम बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक में उपस्थित ऑक्सीजन और कार्बन का द्रव्यमान अनुपात क्या है। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले हमसे पूछा है कि स्थिर अनुपात का नियम बताने के लिए, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 यौगिक में उपस्थित ऑक्सीजन और कार्बन का द्रव्यमान का अनुपात हमसे पूछा है। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो ये हमने बता दिया कि स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है। फिर इसके बाद
हमसे ये भी पूछा गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक में यानी कि CO2 यौगिक में उपस्थित ऑक्सीजन और कार्बन का द्रव्यमान अनुपात। तो देखिए CO2 यौगिक में उपस्थित ऑक्सीजन और कार्बन का द्रव्यमान अनुपात 12:32 होगा और इसको अगर हम काटेंगे तो 3:8 आ जाएगा। अब देखिए ये 12:32 ये कैसे आया है, हमें जैसा कि पता है कि ये CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन जो है इसका सिर्फ एक अणु है, ठीक है। तो कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, ये होता है हमारा 12, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 12 लिख दिया। फिर इसके बाद इसमें क्या है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के इसमें 2 अणु हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप O2 लिखा है यानी कि ऑक्सीजन के इसमें 2 अणु है। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, तो इसीलिए इसमें अगर 2 अणु है तो 16 का हम 2 में गुणा कर देंगे तो हमारा 32 आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हमने 32 लिखा है, ठीक है। अब ये 12:32 जो है ये 4 के पहाड़े से कट जाएंगे, ये 4 के पहाड़े में 3 बार में कट जाएगा और ये 4 के पहाड़े में 8 बार में कट जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो अनुपात है वो 3:8 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बी पार्ट का आंसर कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट सी पार्ट को करते हैं। सी पार्ट में सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है। तो देखिए सी पार्ट में हमसे पूछा है कि परमाणुता को परिभाषित कीजिए, तो हमें इसमें परमाणुता को परिभाषित करने के लिए कहा गया है। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। तो देखिए सी का आंसर हमारा ये हो जाएगा कि किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उसकी परमाणुकता कहलाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सी का आंसर, ये आप देख सकते हैं पूरा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 34 का जो अथवा वाला क्वेश्चन है उसका आंसर भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा गया है कि एक प्रयोग के दौरान रीमा ने एक द्रव में कुछ किशमिश रखी। कुछ देर बाद उसने देखा कि किशमिश का आकार बदल गया है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें ए पार्ट में हमसे पूछा है कि उस विलयन की प्रकृति या प्रकार क्या हो सकता है जिसमें इन किशमिशों को रखा गया था, इस परिवर्तन का कारण स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि जब किशमिश को पानी में डाला जाता है तो बाहर से जल के अणु किशमिश के अंदर प्रवेश करते हैं, जिससे किशमिश फूल जाती है, जो कि अंतः परासरण के कारण होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जो ए पार्ट है इसका, ठीक है। इसको एक बार समझ लीजिए कि इसमें हुआ क्या है कि जो छोटे छोटे किशमिश होते हैं उनको क्या किया गया है कि पानी में डाला गया है। तो जब पानी में हम किशमिश को डाल देंगे और कुछ देर बाद यानी कि कुछ देर तक उसको छोड़ देंगे तो कुछ देर बाद हम देखेंगे कि जो किशमिश है वो फूल जाती है। क्यों फूल जाती है? क्योंकि जो हमारा पानी होता है तो पानी के जो अणु होते हैं वो किशमिश के अंदर चले जाते हैं, जिससे जो किशमिश होता है वो हमारा फूल जाता है। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है अंतः परासरण, यानी कि अंतः परासरण के कारण ऐसा होता है कि जो किशमिश होता है उसको पानी में हम डालते हैं तो वो फूल जाती है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ए पार्ट का आंसर कंप्लीट। अब चलिए इसका बी पार्ट करते हैं। तो देखिए बी पार्ट में हमसे क्या पूछा है कि क्या होगा यदि हम इन फूली हुई किशमिशों को चीनी के अत्यधिक संतृप्त विलयन में रख दें, यानी कि जो ये हमारी फूली हुई किशमिश हैं इनको हम दोबारा से अगर चीनी के अत्यधिक संतृप्त विलयन में रख देते हैं तो क्या होगा किशमिश के साथ। तो देखिए इसका आंसर हम करते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि जब किशमिश को चीनी के घोल में रखा जाता है तो वे एक्सोस्मोसिस के कारण सिकुड़ जाती हैं, जो कि बाह्य परासरण के कारण होता है। यानी कि जब जो फूली हुई किशमिश है उसको हम अत्यधिक संतृप्त चीनी के विलयन में रख देंगे तो जो किशमिश है वो हमारा जो फूला हुआ था वो एक्सोस्मोसिस के कारण सिकुड़ जाती है, यानी कि उसके अंदर जो पानी है वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से जो किशमिश है वो सिकुड़ जाती है और ये बाह्य परासरण के कारण होता है, ठीक है। तो यही हमारा हो जाएगा बी पार्ट का आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए इसी क्वेश्चन में यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 में ही हमें अथवा में भी दिया गया है। तो चाहे तो आप ऊपर वाला जो अभी हमने किया उसे कर सकते हैं एग्जाम में, या फिर ये जो अथवा में दिया गया है इसे आप कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको अथवा वाला भी करा देता हूं। इसमें हमसे क्या पूछा गया है
कि पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और कोई 6 नामांकन, यानी कि सबसे पहले हमें पादप कोशिका का एक चित्र बनाना है और उसके कोई 6 भागों के नाम भी लिखने हैं। तो देखिए इसका आंसर हम कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा पादप कोशिका का एक चित्र है। ये चित्र आपकी एनसीईआरटी बुक में भी बहुत अच्छे से बनाया गया है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लेना कि किस तरह से पादप कोशिका का चित्र बनाया जाता है। और इसके अलावा जंतु कोशिका का चित्र भी आप याद कर लेना, वो भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से पादप कोशिका का चित्र बना देना है और इसमें कोई 6 आपको इसके भागों के नाम लिख देने हैं। जैसे देखिए यहाँ पर चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, इसका नाम लिखा गया है, लाइजोसोम का नाम लिखा गया है। इसी तरह से खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, ये भी लिखा गया है इसका नाम, हरित लवक, केंद्रक, गोल्जी उपकरण, केंद्रकीय झिल्ली, इसके अलावा प्लाज्मा झिल्ली, यानी कि इसमें बहुत सारे इस तरह से नाम लिखे गए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो आपको इसी तरह से एक पादप कोशिका का चित्र बनाना है और ये जितने भी नाम आप देख रहे हैं इनमें से कोई 6 आपको नाम लिखने हैं। ठीक है, इसके भागों के नाम। तो इस तरह से आपको ये अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर करना है। इसमें आपको एक चित्र बनाकर कोई 6 भागों के नाम लिखने हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है। इसमें हमसे कारण बताने के लिए कहा गया है। तो इसमें हमें ए बी सी 3 पार्ट दिए गए हैं। सबसे पहले हम ए पार्ट को करते हैं। तो इसमें हमसे पूछा है कि रुकी बस के तेज गति से चलने पर यात्री किस दिशा में धक्का महसूस करते हैं या गिरते हैं। तो देखिए इसमें हमसे ये पूछा है कि जब कोई बस रुकी हुई है और वो अचानक से तेज गति से चलती है तो उसके अंदर जो यात्री बैठे होते हैं वो किस दिशा में धक्का महसूस करते हैं या फिर किस दिशा में गिरते हैं। तो ये हम सभी को पता है कि जो यात्री हैं वो पीछे की ओर धक्का महसूस करेंगे या फिर पीछे की ओर गिरेंगे। और ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा जड़त्व के नियम के कारण होता है। ठीक है, तो एक बार हम इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा कि रुकी बस के तेज गति से चलने पर यात्री पीछे की ओर धक्का महसूस करते हैं या गिरते हैं, ऐसा जड़त्व के कारण होता है। तो ये हो जाएगा हमारा ए पार्ट का आंसर। ठीक है, अब चलिए बी पार्ट को करते हैं। तो देखिए बी पार्ट में हमसे पूछा है कि एक फील्डर कैच पकड़ते हुए गेंद के साथ धीरे धीरे अपना हाथ नीचे या पीछे खींचता है। तो इसका क्या कारण है? चलिए इसका आंसर करते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्योंकि ऐसा करने से गेंद को विराम अवस्था में आने तक पर्याप्त समय मिल जाता है। इससे गेंद के संवेग की परिवर्तन की दर कम हो जाती है और हाथों पर लगने वाला बल घट जाता है, जिससे चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, तो यही हमारा बी पार्ट का पूरा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया अच्छे से। अगर नहीं आया है तो आप इसे एक बार फिर से पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसका सी पार्ट करते हैं। तो देखिए सी पार्ट में हमसे पूछा है कि समान वेग से गतिमान एक ट्रक और एक कार के बीच किसका संवेग अधिक होगा। तो ये तो बहुत ही इजी है, जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसी का संवेग अधिक होगा। तो हमें जैसा कि पता है कि किसका द्रव्यमान अधिक होगा ट्रक और कार में, तो ट्रक का द्रव्यमान अधिक होगा, इसीलिए जो ट्रक है उसका संवेग भी अधिक होगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा आंसर हो जाएगा सी पार्ट का कि समान वेग से गतिमान एक ट्रक और एक कार के बीच ट्रक का संवेग अधिक होगा, क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान अधिक होता है। तो ये बात मैंने आपको पहले बता दिया। तो ये हो जाएगा हमारा सी पार्ट का आंसर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 36 के जो तीनों पार्ट्स हैं उनके सॉल्यूशन कंप्लीट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, तो यहाँ से सेक्शन ई स्टार्ट हो गया है। तो इसीलिए सेक्शन ई के सारे क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, और लास्ट हमारा सेक्शन ई है और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे हम एक ही वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 37 और इसके आगे क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको इतना अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट मिले। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।